तो ये जो हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं कंसेप्ट के, इस चैप्टर का इस वीडियो में आखिरी एक कंसेप्ट तेजी से रिवाइज कर लेते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर। तो देखिए प्लांट टिश्यू कल्चर में आप कर क्या रहे हैं, तो बड़े सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं कि आप बहुत सारे प्लांटलेट्स को रीजनरेट कर रहे हैं। तो देखिए वर्ड देखिए मैंने क्या लिखा है, प्लांटलेट्स। तो आप बहुत सारे प्लांटलेट्स को रीजनरेट कर रहे हैं और इस प्लांटलेट्स को बनाने के लिए आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किसी प्लांट का सेल इस्तेमाल कर रहे हैं, सेल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, टिश्यू इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ से ये नाम आया। एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी ओनली टिश्यू, आप इसका कोई छोटा सा ऑर्गन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी प्लांट से आपने एक छोटा सा पार्ट लिया और उससे पूरा का पूरा प्लांटलेट रीजनरेट कर दिया, इसे आपने एक ब्रॉड टर्म दे दी, प्लांट टिश्यू कल्चर। पहली बात तो आपको ये समझ में आ गई, क्योंकि आप बहुत कम टाइम में आप बहुत सारे प्लांटलेट्स को रीजनरेट कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे माइक्रो प्रोपेगेशन। इसको हमने क्या कहा, माइक्रो प्रोपेगेशन। और देखिए एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि ये जो माइक्रो प्रोपेगेशन, माइक्रो का मतलब समझ में आ गया, प्रोपेगेशन का मतलब समझ में आ गया कि क्यों कह रहे हैं ये सारे के सारे प्लांटलेट्स, क्योंकि देखिए इसमें कहीं भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैमेटोजेनेसिस और फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व नहीं है, सो दे विल बी क्लोन्स। और क्योंकि ये सोमैटिक सेल्स हैं जिनके क्लोन है, देखिए आपने जो टिश्यू लिया है वो जनरली सोमैटिक सेल होगा, तो क्योंकि आपने सोमैटिक सेल से बनाया है तो हम इन सारे के सारे प्रोजेनी को सोमा क्लोन्स कह सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये शब्द आपको सब समझ में आ रहा होगा। अब देखते ये हैं कि जब ये प्लांटलेट बड़ा प्लांट बनेगा तो सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन होगा तो सेल कब डिवाइड करता है, जब पहले न्यूक्लियस डिवाइड करे। न्यूक्लियस के डिवीजन से पहले क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन कौन करता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का एक एरर रेट है, मैंने आपको जेनेटिक्स में पढ़ाया था, 1 in 10⁶ या 10⁻7 बेसिस जोड़ने में एक गलती कर जाता है, जिसे हम स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहते हैं। तो हालांकि ये क्लोन्स हैं, लेकिन द अमाउंट ऑफ सेल डिवीजन विल बी मच मोर देन द एरर रेट ऑफ द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो इनमें भी वेरिएशन होगी थोड़ी बहुत। आप समझ रहे हैं क्यों होगा, एक तरफ तो मैं क्लोन कह रहा हूं, दूसरी तरफ मैं क्या कह रहा हूं, इनमें भी वेरिएशन होगा। तो मेरे को उम्मीद है आपको मेरे जेनेटिक्स का वो कंसेप्ट आपको याद होगा कि ये स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कब होती हैं और क्यों जीन पूल में इनवेरिएबली म्यूटेशन स्लो रेट पर होती रहती हैं। उन स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की हम बात कर रहे हैं। तो हमने ये कहा कि इनमें भी क्या होगा, सोमा क्लोनल वेरिएशन होगा। और आप समझ गए कि इसी सोमा क्लोनल वेरिएशन का मैंने एक एप्लीकेशन आपको ये बताया था कि आप इफेक्टिव जर्म प्लाज्म कलेक्शन में अगर किसी भी तरह वेरिएशन नहीं आ रही है तो इस तरह भी आ सकती है। सो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई। अब आप यहां से कोरिलेट कर पा रहे हैं पिछले वाले वीडियो में कि जब हम जर्म प्लाज्म कलेक्शन में सोमा क्लोन्स की वेरिएशन की बात कर रहे थे तो हमारा मकसद क्या है। सो मुझे उम्मीद है ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब दूसरा कंसेप्ट ये आएगा कि ऐसा आप कर क्यों पा रहे हैं, प्लांट में आप ऐसा कर क्यों पा रहे हैं, क्या ये एनिमल में पॉसिबल है? द आंसर इज नो। प्लांट में ही क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि प्लांट्स में याद कीजिए कुछ सेल्स में क्या है, सेलुलर टोटीपोटेंसी। एक्चुअली मुझे कहना चाहिए कई सेल्स में क्या है, सेलुलर टोटीपोटेंसी। तो ये शब्द समझ में आना चाहिए, टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी का मतलब ये है, तो गॉटलिब हेबरब्लैंड साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने ये पहली बार प्लांट में डिस्कवर किया सेलुलर टोटीपोटेंसी। मतलब एक सेल हर तरह का सेल बना सके। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में कई तरह के सेल होते हैं। सो फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं, जाइगोट विल बी टोटीपोटेंट। जाइगोट कैसा होगा, टोटीपोटेंट होगा, क्योंकि वो जाइगोट आपने अपनी जिंदगी एक ही सेल से शुरू की थी और उसी ने आपके न्यूरॉन्स, एपिथेलियम, ये हर तरह के सेल बनाए हैं। तो वो कैसा है, टोटली पोटेंट है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। टोटीपोटेंसी एनिमल्स में बड़ी जल्दी खत्म हो जाती है। सो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी एनिमल्स में नहीं है, लेकिन प्लांट में मेरिस्टम याद कीजिए। सो मेरिस्टम में आपको क्या देखने को मिलेगी, टोटीपोटेंसी देखने को मिलेगी। और प्लांट में मेरिस्टम्स हैं, मेरिस्टम्स कंटिन्यूअली डिवाइडिंग सेल हैं और उनके पास कैपेबिलिटी है टोटीपोटेंसी की, इसलिए प्लांट टिश्यू कल्चर पॉसिबल है। सो मुझे उम्मीद है ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई। अब आप देखिए अगला कंसेप्ट ये आएगा कि ये जो आपने छोटा सा पार्ट लिया है, ये जो छोटा सा आपने पार्ट लिया, इसे कहते क्या है? सो द आंसर इज एक्सप्लांट। सो इसे हमने क्या कहा, एक्सप्लांट कहा। तो आपने जो भी पार्ट लिया इसे आपने क्या कहा, एक्सप्लांट लिया। कोशिश कीजिए कि ये मेरिस्टम हो तो बहुत ही बढ़िया है, तो आपने एक्सप्लांट ले लिया। सो इस एक्सप्लांट को पूरे के पूरे प्रोसीजर में आपको एसेप्टिक प्रिकॉशन मेंटेन करनी है।
अब देखिए शब्द क्या आ गया, एसेप्टिक प्रिकॉशन। एसेप्टिक प्रिकॉशन का मतलब ये हुआ कि आपने कंटेमिनेटेड, नॉन कंटेमिनेटेड मीडियम, नॉन कंटेमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने हैं एंड थ्रू आउट दी एक्सपेरिमेंट कंटेमिनेशन होना नहीं चाहिए। इसे आप क्या कहेंगे, एसेप्सिस। सो आपने कैसी प्रिकॉशन लेनी है, एसेप्सिस की प्रिकॉशन लेनी है। आपको मतलब समझ में आ गया कि शुरू से लेके पहले से ही शुरू कीजिए नॉन कंटेमिनेटेड से और आखिर तक इसे नॉन कंटेमिनेटेड रखिए। इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं इस शब्द से, एक एंटीसेप्सिस से। एंटीसेप्सिस का मतलब यह है कि कुछ कंटेमिनेशन हो गया और उसको आप हटा रहे हैं, तो यहां पर होने ही नहीं देना है। मुझे उम्मीद है यह बात समझ में आ रही है कि थ्रू आउट द प्रोसीजर एसेप्टिक प्रिकॉशंस हैव टू बी मेंटेन्ड। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। अब आप देखिए कि आपने ये एक्सप्लांट लिया, तो इस एक्सप्लांट में मान लीजिए ये मेरिस्टम है। अगर आपने मेरिस्टम है तो इसको मीडियम में रखिए, ग्रोथ मीडियम में रखिए, और उसके बाद में ये ग्रो करेगा और इट विल फॉर्म व्हाट इज कॉल्ड एज एन अनडिफरेंशिएटेड मास, एंड दिस अनडिफरेंशिएटेड मास वुड बी कॉल्ड एज अ कैलस। सो ये कैलस मास कैसा होगा, अनडिफरेंशिएटेड मास होगा। अगर आपने क्या लिया है, मेरिस्टम लिया है, तो अगर एक्स प्लांट में क्या है, मेरिस्टम है, आपने ग्रोथ मीडियम प्रोवाइड किया और कैलस बना दिया। कैलस इज अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर ये मेरिस्टम नहीं है, इफ इट इज नॉट अ मेरिस्टम, सो आप एक काम कर सकते हैं कि इसको इसमें आप मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी इंड्यूस कर सकते हैं, और यहां पर रोल आएगा पीजीआर का, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का, और आप यूज करेंगे एक साइटोकाइनिन जैसे बेंजाइल अमीनोप्यूरिन। सो इसकी वजह से आप मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी इंड्यूस कर सकते हैं। अगर हो गई तो फिर आप इसमें से कैलस को बना सकते हैं। याद रखिए कि अगर आपने पहले ही पेरिस्टम लिया है तो फिर आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है। सो एक और फायदा आपको प्लांट सेल में मिल रहा है कि आप नॉर्मल सेल में भी कई बारी मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी इंड्यूस कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड द रोल ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर याद कीजिए, चैप्टर को याद कीजिए, स्कूग और मिलर को, बहुत बड़ी एप्लीकेशन यहां पर आएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आप देखिए आपके पास क्या आ गया, एक कैलस आ गया जो कि क्या है, अनडिफरेंशिएटेड है। अब आपको इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट करके क्या बनाना है, ऑर्गन्स बनाने। तो इसका मतलब अब आपने इसमें क्या करना है, ऑर्गेनोजेनेसिस करना है। बड़ी सिंपल सी बात है। देखिए आपने एक छोटा सा पार्ट लिया, उसमें बहुत बड़ा एक मास बना दिया। अब आपने क्या करना है, ऑर्गेनोजेनेसिस। सो अब आपने इसके डिफरेंशिएशन में क्या बनवाना है, ऑर्गेनोजेनेसिस। तो एक तरीका ये हो सकता है प्लांटलेट बनाने का, लेकिन यहां पर ये ध्यान रखिए कि देखिए अगर आपने लिक्विड मीडियम लिया है कैलस बनाने के लिए, तो लिक्विड मीडियम में ग्रोथ हमेशा फास्टर होती है। सो अगर आपने सॉलिड मीडियम लिया तो हम क्या कह रहे हैं कि सॉलिड मीडियम में भी कैलस हो सकता है, यहां पर भी कैलस हो सकता है। अब आप ये देखिए कि अगर आप दोनों को कंपेयर करें कि कौन सा बेटर है, तो मैं ये कह रहा हूं कि लिक्विड मीडियम बेटर है, अगर प्रोवाइडेड आप इसको कंटिन्यूअसली एजिटेट करें। अगर आप इसको कंटिन्यूअसली एजिटेट करें, एजिटेट करने से एक जगह मास इकट्ठा नहीं होता, तो एग्रीगेशन नहीं हो पाएगा, कंटिन्यूअस मिक्सिंग ऑफ न्यूट्रिएंट होता चला जाएगा, और उसके बाद में मान लीजिए ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी यूनिफॉर्म होगी थ्रू आउट द मीडियम। सो दैट इज व्हाई लिक्विड कल्चर में भी बेटर देन अ सॉलिड कल्चर। ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरा ये हो सकता है कि जब ये अब जैसे जैसे ये ग्रो करेगा तो यहां पर बायोमास इंक्रीज करेगा। देखिए और सेल इकट्ठे होते चले गए, बायोमास क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। बायोमास इंक्रीज हो गया तो जो आपने न्यूट्रिएंट डाले थे मीडियम में वो डिप्लीट होने शुरू होंगे, मीडियम भी डिप्लीट होना शुरू हो सकता है, तब इनकी ग्रोथ पे प्रॉब्लम आएगी। अगर ऐसी प्रॉब्लम हो गई तो आपको एक सब कल्चरिंग करनी पड़ेगी। सब कल्चरिंग का मतलब यह है कि इसमें से थोड़े से पार्ट को हटा करके अलग अलग मीडियम में डाल दीजिए, कुछ यहां जरूर छोड़ना क्योंकि यहां पर ये ग्रो कर रहा था। सो इसे आपने क्या कहा, सब कल्चरिंग। ये तब करना है जब बहुत ज्यादा बायोमास इकट्ठा हो जाए और फिर ग्रोथ जो है वो डेट्रीमेंटल हो जाए, ग्रोथ रेट उतना ना हो, तब आपने क्या किया, सब कल्चरिंग करी और अलग अलग छोटे छोटे मीडियम में डाल दिया। यहां पर क्यों छोड़ा, क्योंकि यहां पर पहले से ही ग्रो कर रहा था, कम से कम उस चीज को खराब नहीं करते जहां पर कोई चीज काम कर रही है। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई। फिर हम वापस आते हैं कि इस कैलस में हमने डिफरेंशिएशन से क्या किया, ऑर्गेनोजेनेसिस। इसके लिए हमने पीजीआर इस्तेमाल किया। आप सब जानते हैं कि रूट को डिफरेंशिएट करने के लिए ऑक्सिन और शूट के लिए साइटोकाइनिन। और ऑक्सिन आप जो यूज कर सकते हैं, से फॉर एग्जांपल 2,4-D,
और शूट के लिए जो आप, जैसा मैंने अभी आपको बताया, बेंजाइल अमीनोप्यूरिन। और एक्चुअली स्कूग और मिलर ने आपको ये बताया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्कूग एंड मिलर। देखिए हम ऑर्गेनोजेनेसिस स्कूग और मिलर के हिसाब से कर रहे हैं। वी आर यूजिंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। मुझे पता है कि रूट के लिए ऑक्सिन और शूट के लिए शाबाश बेंजाइल अमीनोप्यूरिन जो कि साइटोकाइनिन है। और एक्चुअली इनका रेशो तो मेरा मतलब ये है कि सबसे पहले हम शूट डिफरेंशिएशन कराएंगे, इसमें शूट डिफरेंशिएशन पहले कराएंगे। इसका मतलब आप इसको ऐसे मीडियम में भेज दीजिए जिसमें हाई क्या हो, बल्कि हम ये कहते हैं कि से फॉर एग्जांपल बेंजाइल अमीनोप्यूरिन या साइटोकाइनिन थोड़ा सा ज़्यादा है और ऑक्सिन उतना ज़्यादा नहीं है। तो मैंने ये नहीं कहा नहीं है। हमने कहा कि फेवर में किसके है, किसके है, साइटोकाइनिन के है। तो इस वजह से इसमें शूट डिफरेंशिएशन होगा। तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपने ये शूट बना लिया तब आप इस शूट में रूट डिफरेंशिएट करेंगे ना, या पहले आप रूट डिफरेंशिएट कर देंगे फिर इसके लिए शूट ढूंढते फिरेंगे कहां लगाएं इसको। कॉमन सेंस है, थोड़ा सा पहले आप शूट लेंगे। मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट करने हैं तो पहले सिर चाहिए ना, या बाल इकट्ठा करके बैठ जाएंगे फिर देखेंगे किसके सिर पे लगाएं, तो कितने बाल लगाते चले जाएंगे। मेरा मतलब ये है कि पहले क्या जनरेट कर लीजिए, शूट जनरेट कर लीजिए, फिर रिवर्स कीजिए। फिर हमने क्या कहा कि ऑक्सिन ज्यादा है और हमने क्या कहा साइटोकाइनिन क्या है, कम है, और लेकिन है। तब आपने देखा कि ये जो शूट है इनमें रूट रीजनरेट हो जाएंगी। और अब आप देखिए कि रूट भी बन गया, शूट भी बन गया, तो इसका मतलब प्लांटलेट बन गया ना। यही तो दो मेजर ऑर्गन है। और एक बात समझिए, कई टेक्स्ट बुक ये कहती हैं कि अगर आपने इक्वल में रख दिया, पहले आपने ये दोनों काम कर दिए और फिर आपने रेशो इक्वल रख दिया, तो स्टेबलाइजेशन ऑफ वास्कुलर बंडल इज बेटर। तो पहले हमने क्या कहा कि साइटोकाइनिन के फेवर में रेशो होना चाहिए, फिर हमने क्या कहा ऑक्सिन के। और कुछ टेक्स्ट बुक जैसा कहती है, मैंने आपको कहा कि अगर आप इक्वल प्रोपोर्शन में रखेंगे इन दोनों के बाद तो वास्कुलर बंडल की एस्टैब्लिशमेंट बेटर हो सकती है। आपने ये क्या कर दिया, ऑर्गेनोजेनेसिस, और आपने क्या जनरेट कर लिया, प्लांटलेट जनरेट कर लिया। आप समझ गए, इसको आपने माइक्रो प्रोपेगेशन कहा। एक और काम कर सकते हैं आप, एक और तरीका है। ये तरीका आपको प्लांटलेट जनरेट करने का समझ में आ गया। एक और तरीका क्या हो सकता है, देखिए बड़े ध्यान से। एक और तरीका यह हो सकता है कि आप सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस करें। इसका मतलब समझिए, हमने एक सोमैटिक सेल लिया, प्लांट्स में आपने एक सोमैटिक सेल लिया और सोमैटिक सेल में, इधर देखिए बड़े ध्यान से, अगर आपको इसको हाई कंसंट्रेशन ऑफ 2,4-D में रख दें तो ये हो सकता है, सोमैटिक सेल याद कीजिए डिप्लॉयड सेल होगा, इट विल स्टार्ट बिहेविंग एज एन एम्ब्रियो भी एक डिप्लॉयड सेल होता है, आप जानते हैं। इट विल बी बिहेविंग लाइक एज ए जाइगोट। और जाइगोट कैसा सेल है, डिप्लॉयड सेल है, दो गैमेट के फ्यूजन से बनता है। सो इसका मतलब इट विल स्टार्ट ग्रोइंग like a zygote and will form an embryo। और इस एम्ब्रियो को क्योंकि आपने सोमैटिक सेल से बनाया है तो आप इस तरह को आप क्या कहेंगे, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई। हमने कहा कि हमने अगर सोमैटिक सेल को हाई कंसंट्रेशन और 2,4-D में रखा तो एक हल्का सा चांस ये है कि ये जाइगोट की तरह बिहेव करके जब डिवाइड करे तो एम्ब्रियो बना दे। ये प्लांट्स में नहीं हो सकता। फिर मैं आपसे ये बात बता रहा हूं कि ये इट इज नॉट अ गिवन फैक्ट कि हर बार ऐसा होगा, कोई जरूरी नहीं है। बच्चा इसको ओवर जनरलाइज कर देता है, वो कह देता है सर फिर हम ग्रो ही क्यों कर रहे हैं किसी चीज को, सारी चीजों को लैब में ही ना बना लें, हम अपने घर पे ही ना कर लें इस काम को, 2-4 सेल रख लें हर टमाटर में से और रोज टमाटर को उगा के खाते रहे। अरे बस में बाजार जाते ही क्यों है, वैसे भी सोशल डिस्टेंसिंग का टाइम है, क्वारंटीन का टाइम है, जरूरी नहीं है बाहर जाने का। तो मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि ऐसा होता नहीं बेटे। यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अ प्रोसेस, इट मे बी एप्लीकेबल, इट मे बी नॉट एप्लीकेबल, इट मे एक्चुअली बी सक्सेसफुल इन वेरी few % ऑफ केसेस, एंड इफ इट इज सो देन इट इज वर्थ ट्राइंग। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। और आपने ये क्या बना दिया, सोमैटिक एम्ब्रियो बना दिया। इस सोमैटिक एम्ब्रियो को आप एम्ब्रियॉइड भी कह सकते हैं। अब आप बड़े ध्यान से समझिए कि इसके बाद में वो बेवकूफ़ी नहीं करनी है कि फिर ऑक्सिन और ये और वो काम करना है, क्योंकि ये खुद एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो को ऑर्गन बनाने खुद आते हैं। अब आपको इसमें ऑर्गेनोजेनेसिस करने की जरूरत नहीं है। सो इट विल डेवलप इनटू अ प्लांटलेट, और फिर आपने इसको क्या कह दिया, माइक्रो प्रोपेगेशन कह दिया। तो दो तरीके हैं, एक तरीका तो ऑर्गेनोजेनेसिस स्कूग और मिलर, और दूसरा सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। इस तरह से आप माइक्रो प्रोपेगेशन कर सकते हैं। अब डिपेंडिंग ऑन द एक्सप्लांट, जो प्लांट टिश्यू कल्चर है वो डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। सो देखिए
एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट एंट्रेंस एग्जाम का आता है वो मेरिस्टम कल्चर का आता है। तो आपने क्या ले लिया, कोई भी मेरिस्टम ले लिया एक्सप्लांट की तरह, एसेप्टिक प्रिकॉशन में कैलस और उसके बाद में डिफरेंशिएशन और ऑर्गेनोजेनेसिस। दिस इज वेरी सिंपल। ये हमने क्या कहा, मेरिस्टम कल्चर। मेरिस्टम कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑब्वियसली रैपिड क्लोनल प्रोपेगेशन में, सोचने की बात ही नहीं है। आप बड़ी आसानी से रैपिड क्लोनल प्रोपेगेशन कर सकते हैं, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। ऑब्वियसली यू कैन जनरेट सोमा क्लोनल वेरिएशंस, कोई शक ही नहीं है इसमें। तीसरा, ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने में इनका बड़ा आसानी से रोल हो सकता है, बड़ी आसानी से इनको जेनेटिकली मैनिपुलेट कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ चुके हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। और जो क्वेश्चन सबसे कॉमन आता है वो वायरस फ्री प्लांट, वायरस फ्री प्लांट। तो देखिए, वायरस जब प्लांट के अंदर ट्रेवल करता है तो वास्कुलर बंडल से करता है, तो ये याद रखिए, वायरस जब प्लांट में ट्रेवल करता है तो वास्कुलर बंडल्स के थ्रू करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस ये है कि क्यों मेरिस्टम जो है उसको वायरस फ्री होते हैं, वो उसकी वजह ये है क्योंकि ये इतनी तेजी से डिवाइड कर रहे हैं कि इनमें प्रॉपरली वास्कुलर बंडल डिफरेंशिएट नहीं होते, और ये इतनी तेजी से डिवाइड कर रहे हैं। एक तो ये वजह, दूसरा मैंने आपको बताया वास्कुलर बंडल का डिफरेंशिएशन बेटर नहीं होगा, और वास्कुलर बंडल जो है वो वायरस के ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होंगे प्लांट में। एंड नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि अगर आपने वायरस फ्री, क्योंकि वायरल डिजीजेज आर वेरी डेट्रीमेंटल डिजीजेज, अगर आपने वायरस फ्री प्लांट को जनरेट करना है देन मेरिस्टम विल बी अ गुड चॉइस। लेकिन मेरिस्टम के और भी रोल याद रखिएगा कि ये सारी की सारी चीजें हो सकती हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपसे कहा था कि टिश्यू का मतलब केवल टिश्यू नहीं है, तो हमने कहा था कि आप ऑर्गन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ केसेस में आप एम्ब्रियो कल्चर करते हैं। सो देखिए, कुछ में आप क्या करते हैं, एम्ब्रियो कल्चर करते हैं। अब एम्ब्रियो कल्चर का मतलब ये समझिए, जैसे मान लीजिए आपने इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन करी। सो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में प्रॉब्लम ये है कि एंडोस्पर्म की प्रॉब्लम आती है, या तो बनेगा नहीं, और बनेगा तो बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगा या खराब हो जाएगा। और बिना एंडोस्पर्म के आप समझ सकते हैं कि जो एम्ब्रियो होगा, जो दूसरा पार्ट है, उसकी प्रॉब्लम आ जाएगी डेवलपमेंट की, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन चाहिए। तो आपने क्या किया कि इस एम्ब्रियो को हटा दिया और इसके बाद में इसको कल्चर करके प्लांटलेट्स रीजनरेट कर लिए। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को आपने कहा एम्ब्रियो रेस्क्यू। सो आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि व्हाई इज इट कॉल्ड एज एन एम्ब्रियो रेस्क्यू। और आपने देखा कि ये इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। आप जानते हैं कि इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कम से कम प्लांट्स में क्रॉप इंप्रूवमेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। मैं फिर आपसे कहूंगा कि मॉडर्न हेक्साप्लॉयड वीट कैसे बना और ट्रिटिकेल कैसे बना, ये स्टेप आपको आने चाहिए। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई। इसके अलावा कुछ इस तरह की फैमिलीज हैं जैसे ऑर्किडेसी। ऑर्किड्स में एंडोस्पर्म जनरली होता ही नहीं है, डेवलप ही नहीं होता, वेरी पुअर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। और आप जानते हैं कि बहुत कैश रिच क्रॉप है, और इस तरह अगर आपने एम्ब्रियो को बचा लिया तो आपकी यील्ड बढ़ जाएगी, और इससे जो है फार्मर को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, वहां ये इस्तेमाल हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आप जानते हैं बहुत सारी चीजें कि बहुत सारे इनहिबिटर्स होते हैं, याद कीजिए बहुत सारे इनहिबिटर्स होते हैं। सीड कोट में इनहिबिटर होता है, कहीं कहीं होता है, आपने बहुत सारी टर्म्स पढ़ी होंगी इसके बारे में, जिसकी वजह से एंडोस्पर्म जो है इनहिबिट हो रहा है, तब आप एम्ब्रियो को रेस्क्यू कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई। इसके अलावा देखिए, एक और चीज आप कर सकते हैं, वो है एंथर कल्चर। एक्चुअली एंथर कल्चर बोला जाता है, एक्चुअली आप कल्चर कर रहे हैं पोलन को। सो इधर देखिए, एंथर कल्चर कहा जाता है, और आप इसमें मैंने क्या कहा, कल्चर किसको कर रहे हैं, पोलन को कर रहे हैं। आप जानते हैं पोलन ग्रेन इज अ मेल गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म्स में, और ये हैप्लॉइड है। और आपने इससे, अगर आपने जो प्लांट बनाया वो एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड होगा, वो एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड होगा। सो एंड्रोजेनिक का मतलब है मेल। सो मेल सोर्स से आपने एक हैप्लॉइड प्लांट रीजनरेट किया, ये एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड बना दिया। एक और अच्छा, आप ये बनाना क्यों चाह रहे हैं, तो एक दो साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, गुहा एंड महेश्वरी। इन्होंने एक पहला एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड बनाया, एंड दिस हैप्लॉइड वाज एक्चुअली आई ही होगा मेरे ख्याल से महेश्वरी में। और इनका जो एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड था दैट वाज बेसिकली दतूरा इनॉक्सिया। सो ये याद रखिए। फिर हमने ये कहा कि एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड आप क्यों बना रहे हैं। देखिए, हैप्लॉइड बनाने का फायदा क्या है कि जहां आपने एंडो डुप्लीकेशन किया तो आपको होमोजाइगोसिटी हर जगह मिल गई। दिमाग लगाइए, हमने ये कहा कि हैप्लॉइड है हर एक के पास, इसके पास मान लीजिए कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल कैपिटल डी स्मॉल ई, ये है मान लीजिए। आपने डुप्लीकेशन किया तो क्या होगा, हर एक
लोकस पे होमोजाइगोसिटी आएगी, डुप्लीकेशन करने पे हैप्लॉइड पे, तो आपने प्योर लाइन एक ही बारी में बना दिया। फास्ट मेथड ऑफ क्रिएटिंग अ प्योर लाइन, क्योंकि अदरवाइज आप इन ब्रीडिंग से जब करेंगे तो कई जनरेशन में क्या बनेगी, प्योर लाइन बनेगी, लेकिन यहां आपने बहुत जल्दी क्या बना दिया, प्योर लाइन बना दिया। दूसरी चीज ये है कि म्यूटेशन स्टडीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। जनरली आप जानते हैं कि म्यूटेशन जो है वो रिसेसिव अलील करती है। रिसेसिव अलील जो है अगर डिप्लॉयड कंडीशन है तो हो सकता है अपने आप को एक्सप्रेस ना करे, लेकिन यहां पर जो म्यूटेंट अलील है, चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगी। क्यों? क्योंकि ये हैप्लॉयड है। म्यूटेशन स्टडीज में ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। एक पासिंग रेफरेंस मैं आपको सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन पे और दे देता हूं। मान लीजिए दो प्लांट सेल लिए, इन प्लांट सेल्स को अलग अलग स्पीसीज के हैं, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन आप कर नहीं पा रहे हैं, तो आपने सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन करने की कोशिश करी, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन करने की कोशिश करी, तो आपने सबसे पहले इनमें से सेल वॉल हटानी है। याद कीजिए प्रोटोप्लास्ट का मतलब क्या होता था, सेल वॉल हटाया तो अब ये दोनों प्रोटोप्लास्ट हैं, और इसके बाद में इन दोनों को आपने फ्यूज कर दिया। और ये फ्यूज करने के बाद में ये प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन से आपने कहा कि ये सोमैटिक हाइब्रिड बन गया। बड़े ध्यान से देखिए, पहले आपने क्या बनाया, प्रोटोप्लास्ट। आपने सेल वॉल हटाने का तरीका आपको पता है, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं प्लांट सेल की सेल वॉल किस चीज से बनी है और कौन सा एंजाइम आपको प्रोटोप्लास्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। पहली बात तो ये। दूसरी चीज, इस फ्यूजन के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रिक शॉक यूज कर सकते हैं। और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस का पहले किसी जमाने में पीईजी, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल भी यूज किया जा सकता था, लेकिन आप इस काम को इलेक्ट्रिक शॉक से भी कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यह बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन ये जो सेल बना है जो कि दोनों के हाइब्रिडाइज से बना है, दोनों का हाइब्रिड है, इसको सेल वॉल रीजनरेट करनी पड़ेगी। एंड दिस इज द बिग प्रॉब्लम। व्हाई दीज केसेस ऑलमोस्ट ऑलवेज फेल, ज्यादातर केसेस में ये फेल क्यों होते हैं, उसकी वजह ये है कि जहां आपने प्रोटोप्लास्ट दोनों को फ्यूज करके एक सोमैटिक हाइब्रिड बना दिया, देन इट हैज टू रीजनरेट अ सेल वॉल, एंड दैट इज नॉट इजी, दैट एक्चुअली फेल्स। ये प्रॉब्लम आ जाती है कि इसमें सेल वॉल डेवलप नहीं हो पाती, एंड देयरफॉर प्लांटलेट बनाना आसान काम नहीं है। तो हो सकता है कि आपके घर में पोमैटो की सब्जी बनती हो, लेकिन पोटैटो और टोमेटो, देखिए होता क्या है कि इस तरह की चीजें हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा घुस जाती हैं, पर वो बना कुछ नहीं, इट हैज बीन अबंडेंट। तो हो सकता है कुछ गाइड वालों के घरों में मतलब आलू टमाटर की सब्जी बड़ी फेमस होती है, वो बन रही हो, पर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दे ट्राइड, एक्चुअली इट वाज पॉसिबल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिड नॉट टेक द ट्रेड्स, एंड देयरफॉर द यूज इज नॉट देयर, and you are not going to find other type of somatic hybrid. So this is a possibility. Again, I am saying when you are reading science, go with an open mind से जाइए, आप देखिए कि ये possibilities है। कल को अब हमें समझ में आ गया इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। When you understand the problem, the solution आप ढूंढेंगे ना उसका। जब आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता तो आपको पता क्या रहेगा करना क्या है। अब आपको ये पता है कि यार ये एक बहुत एक्साइटिंग चीज है, हमने पोटैटो टोमेटो में करके देखा, बना कुछ नहीं, वो बात दूसरी है, लेकिन करा तो। और अब हम ये कह रहे हैं कि यहां पर हम ये देख रहे हैं कि एक प्रॉब्लम ये आ सकती है कि ये सेल वॉल रीजनरेट कर ले किसी तरह, तब हम देखेंगे कि ये बहुत आसानी से बाद में फ्यूचर में यूज हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये चैप्टर बड़े अच्छे से समझ में आ गया। इसके मेजर कंसेप्ट्स मैंने ये 4 वीडियोस में आपको करा दिए हैं। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इसके जो फैक्ट शीट्स हैं उनको तैयार कीजिए, याद कीजिए, एंड दिस विल बी नाउ very very easy for NEET entrance exam for you. I hope you understood this. Thanks for your time. Thank you so much. गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, नीट प्रेप टाइप करिए और नीट प्रेप का ऐप इंस्टॉल कीजिए और आज ही मास्टर क्लास से प्रैक्टिस करना चालू करिए।